तो 2 है ना, 25 कहाँ है, 2 है, ठीक है। अच्छा, अब 2 ml में जो बोल रहा है वो कितने ड्रॉप्स बोल रहा है, जरा बताओ। 35 ना, तो अपन को तो एक ड्रॉप का चाहिए ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको सिंपल 35 से डिवाइड कर देंगे, और क्या बोलो। चलो एक बात सुनो, सबसे पहले हमें डेंसिटी दिया है बेटा और हमको वॉल्यूम दिया है, ठीक है ना। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी बेटा रख दी, यहां पर वैल्यू रख दी, वॉल्यूम की वैल्यू डाल दिया। लेकिन बोल रहा है कि 2 ml में 35 ड्रॉप्स हैं, तो हमको कितना निकालना है बेटा, 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड का वेट निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, उसको 35 से डिवाइड कर देंगे। तो समझ में आ गया ये। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, कुछ आइडिया है क्या, या ग्राम में ही आ जाएगा, चलो छोड़ो उसको, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे एक साथ। अब देखो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, और हमसे क्या पूछ रहा है बताओ पहले, बोलो। हाँ ठीक है, तो अब एक काम करो, सबसे पहले हम जो लिक्विड दे रखा है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, बोलो कितना है बेटा, 70 ग्राम है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या हुआ, 70 ग्राम का मतलब क्या हुआ कि भाई एक मॉलिक्यूल का जो है ना वो वेट दे रखा है। लेकिन आपको पता है बेटा कि जो 70 ग्राम दे रखा है वो मॉलिक्यूलर वेट नहीं है एक्चुअली में, वो बेसिकली मोलर मास है। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कभी ग्राम में थोड़ी ना होता है, वो तो एमयू में होता है, पहले आपको ये दिमाग लगाना चाहिए था। और अगर वो ग्राम में दे रखा है, इसका मतलब वही मॉलिक्यूलर मास क्या है, मोलर मास है। इसका मतलब एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास 70 ग्राम के बराबर है, ये है उसका मतलब। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है, 70 ग्राम दे रखा है ना। तो 70 AMU इज द मॉलिक्यूलर मास, नॉट 70 ग्राम। 70 ग्राम तो किसी भी चीज को ग्राम में दिखाते हैं तो बेटा वो मोलर मास होता है उसका। तो उसका मतलब आपको एन नंबर ऑफ उसका मास दे रखा है 70 ग्राम के बराबर। तो हम यहां पर लिखेंगे कि 70 ग्राम ऑफ लिक्विड कंटेन्स, बताओ कितना, बोलो बेटा, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 70 ग्राम मतलब मोलर मास है, मोलर मास मतलब एक मोल सब्सटेंस का मास, और एक मोल में मतलब एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो बेटा एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास कितने ग्राम के बराबर है, 70 ग्राम के बराबर है। तो जरा बताओ कि 1 ग्राम ऑफ लिक्विड कंटेन Na/70, कोई दिक्कत, इतने मॉलिक्यूल। तो इतने में कितना होगा, ये जो क्वांटिटी आपने ले रखी है दैट इज 1.2 इंटू 2/35 ग्राम ऑफ लिक्विड कंटेन। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, दैट इज 1.2 इंटू 2/35 मल्टीप्लाइड बाई Na/70। कोई दिक्कत, अब इसे 2 से काटेंगे तो बेटा 35 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1.2 Na/35 का होल स्क्वायर, ये आंसर है। तो हमने क्या किया, डेंसिटी वॉल्यूम का यूज करके, और 35 ड्रॉप के लिए उसने बोला है कि 2 ml में 35 ड्रॉप हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले वेट निकाला, एक ड्रॉप का वेट निकालना चाहते हैं अपन। तो बेटा 1.2 इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 35, तो उससे एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड का वेट आ जाएगा। अब बोल रहा है कि भाई जो हमारे पास लिक्विड है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 70 ग्राम है, मतलब वो एक्चुअली में मोलर मास दे रखा है उसका ग्राम में, ठीक है ना। तो 70 ग्राम ऑफ लिक्विड में बेटा एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उस लिक्विड के, तो 1 ग्राम में इतना होगा, तो इतने ग्राम में इतना होगा, यही चाहिए था। तो यही पूछ रहा था कि इतने में कितना है, बात समझ में आ रही है। तो वही हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो पूछ रहा था द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड इन 1 ड्रॉप, तो बेटा ये 1 ड्रॉप में ही तो अपन ने निकाला है ना कितना है इसमें, तो आंसर आ गया। बताओ किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत, आप बताइए, नहीं पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, देखो किसी स्टेप में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो पूछो। ये वाला समझ में नहीं आया, अच्छा सुनो पहले क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन बेटा पढ़ो क्या है, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर वेट
इज 70 इज इक्वल टू 70। बात समझ में आ रही है आपको? एक बात बताओ, अगर 70 AMU बोलेंगे तो वो एक मॉलिक्यूल का मास होता है AMU में, और 70 ग्राम बोलते हैं तो बेटा वो एक मोल का मास होता है, वो मोलर मास होता है ग्राम में। समझे ना? जो तुम्हारी पुरानी क्लास में हुई है उसी में सब चीजें पढ़ाई गई है। मतलब तो मोलर मास का मतलब क्या? ग्राम में। ठीक है, तो अगर हम बोले 70 ग्राम तो उसका मतलब क्या है कि भाई 70 ग्राम ऑफ लिक्विड मतलब एक मोल के बराबर था वो मास उसका। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं बेटा? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। तो मतलब एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास 70 ग्राम के बराबर है। तो 1 ग्राम ऑफ लिक्विड का कितना होगा बेटा? Na/70। तो हमसे पूछ रहा है कि वेट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड में कितना होगा। तो आप देखो, हमने वेट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड ये समझ में आया कैसे निकाला, तो इसमें कितना होगा, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो ये आ गया। ऐसा है मतलब ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ ना। चलो 6 बताता हूं कैसे करेंगे। देखो बेटा, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। एक ए मिक्सचर ऑफ गैस X एंड गैस Y इन द मोल रेशियो A/B हैज द मीन मोलर मास वेट 20। बेटा मीन मोलर मास का मतलब क्या है? एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास है, मीन का मतलब एवरेज ना, सिंपल। What would be mean molecular weight if the gases are mixed in the ratio B/1 under identical condition? तो ये पूछ रहा है कि what would be the mean molecular weight क्या होगा if the gases are mixed in the ratio of B/A under identical condition and gases are non-reacting। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक काम करो, एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला लगाओ। तो बताओ एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है? कितना दे रखा है एवरेज मोलर मास? 20 इज इक्वल टू कितना रेशियो, पहले बताओ जरा कितना रेशियो? A/B। अच्छा, A/B, तो A इंटू पहले का वो कितना दे रखा है मोलर मास? 16 प्लस B इंटू 28 डिवाइडेड बाई A प्लस B, है ना? ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 20। अब इसको जरा सॉल्व करो पहले, और A और B में रिलेशन बताओ क्या आ रहा है। 20A प्लस 20B इज इक्वल टू 16A प्लस 28B। ये बेटा फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको एवरेज मोलर मास का, ठीक है ना, जब दो कंपोनेंट दिए हो तब। तो जरा बताओ ये कितना हो जाएगा इधर? 4A इज इक्वल टू 8B। तो बेटे A/B कितना आ जाएगा इससे? 1/2 आ जाएगा ना। A/B आ जाएगा आपका, हाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक, यहां तक सभी का सबको समझ में आ गया। अब ये पूछ रहा है कि अगर वही सैंपल में रेशियो 20:1 हो तो क्या होगा। तो अब एक काम करो, 20:1 को करके देख लेते हैं जरा एक बार। तो पहले यहां तक नोट किया क्या आपने? नोट कर लो जिसको नोट करना है। अब क्या पूछ रहा है कि अगर रेशियो 20:1 हो तो एवरेज मोलर मास क्या होगा, ये पूछ रहा है ना हमसे। हाँ, व्हाट इज द मीन मॉलिक्यूलर वेट इफ द गैसेस आर मिक्स्ड इन 20:1। तो सबसे पहली कंडीशन से हमने A/B का रेशियो 2 निकाल लिया। अब आगे की बात करेंगे जरा, जली भाई नोट करो। नोट किया? चलो अब देखो, अब ये पूछ रहा है कि आप एवरेज मतलब वही जो मोलर मास पूछ रहा है, दिस इज इक्वल टू, अभी रेशियो बदल दिया 20:1, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट वगैरह चेंज किया था क्या? नहीं चेंज किया था। तो पहले वाले का कितना था? 16 ना। तो 16 इंटू अभी A नहीं आएगा, अभी B आएगा, क्योंकि रेशियो चेंज कर दिया है, 20:1 किया है, प्लस दूसरे वाले का 28A अपॉन A प्लस B। कोई दिक्कत? चलो अब एक काम करो, ऊपर नीचे B से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा? ये 16 बचेगा प्लस 28, ये कितना बचेगा? A/B डिवाइडेड बाई 1, नहीं A/B प्लस 1। ऊपर नीचे B से डिवाइड करने पर यही होगा। जरा बताओ, अभी अभी हमने A/B का वैल्यू कितना निकाला था? 2 निकाला था। उठा के यहाँ डाल दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? चलो अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया।
तो 1 से 6 तक में कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 8 किससे हो गया है बताओ पहले, किसी से नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करता हूं जरा। देखो जरा, an iodized salt contains 0.5% of NaI. A person consumes 3 grams of salt every day. The number of iodide ions going into his body every day is, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि अगर एक कोई पर्सन 3 ग्राम सॉल्ट को लेता है डेली बेसिस पे, तो ये पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ आयोडाइड आयन उसकी बॉडी में जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि जो हमारे पास आयोडीन वाला जो सॉल्ट है वो कौन सा सॉल्ट है, NaI है। आयोडाइज सॉल्ट लिखा हुआ है NaI, उसका कितना ग्राम डेली कंज्यूम कर रहा है वो 3 ग्राम। तो हमें पता करना है कि वो डेली बेसिस पे कितना आयोडाइड आयन कितना कंज्यूम कर लेता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आयोडाइड आयन है वो NaI से ही निकल के बाहर आएगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम उसमें मोल से एनालिसिस करें तो बेटा 1 मोल NaI 1 मोल आयोडाइड आयन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि NaI है ना। तो 1 मोल NaI 1 मोल आयोडाइड आयन प्रोवाइड करेगा, है ना। अब अगर हम 3 ग्राम में मोल निकाल लें, उसके 3 ग्राम में मोल निकाल लें और उसका 0.5%, क्योंकि स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि एन आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन 0.5% ऑफ NaI। लेकिन अब हमें ध्यान देना पड़ेगा ना, आयोडाइज्ड जो सॉल्ट है उसमें 0.5% NaI है, इसका मतलब बाकी के दूसरे कंपोनेंट है ना। और हमसे क्या पूछ रहा है कि कितना आयोडाइड आयन कंज्यूम करता है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, उसमें लिखा है कि एक पर्सन 3 ग्राम सॉल्ट एवरीडे खाता है, तो 3 ग्राम में सबसे पहले मोल निकालो और फिर उसका कितना परसेंट, 0.5%। तो वो आएगा एग्जैक्टली में NaI का जो भी परसेंट है वो आएगा। चलो मैं करके दिखाता हूं आपको जरा कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले आप लिखो यहां पर मोल्स ऑफ I माइनस, ये किसके बराबर होगा बेटा, मोल्स ऑफ NaI के, क्योंकि 1 मोल में तो बेटा 1 ही मोल NaI रहेगा ना। 1 मोल NaI किसके, 1 मोल I माइनस के बराबर है। सिंपल मोल एनालिसिस कर रहे हैं, बताओ क्या लिखेंगे इसको। मोल्स ऑफ NaI को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ NaI अपॉन मोलर मास ऑफ NaI। कोई दिक्कत बेटा यहां तक, चलो अच्छा बताओ बेटा वेट ऑफ NaI कितना दिया है, नहीं सॉल्ट कितना है बताओ पहले, सॉल्ट कितना है, 3 ग्राम ना, 3 ग्राम सॉल्ट है, कोई दिक्कत। लेकिन आपको पता है कि भाई 3 ग्राम तो सॉल्ट है ना, उसमें NaI कितना परसेंट है, 0.5%। तो हमें 3 लिखना चाहिए या 3 का 0.5% लिखना चाहिए, 3 का 0.5%, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, मोल्स ऑफ NaI निकाल रहे हैं। और जो 3 ग्राम है वो पूरे सॉल्ट का वेट है, उतना पूरा सॉल्ट कंज्यूम करता है। तो 3 का 0.5% मतलब डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हैं क्या, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। इनटू मोलर मास का बेटा बताओ NaI का मोलर मास कितना होता है, 149 पॉइंट समथिंग होता है, जिसको अपन 150 लिख सकते हैं। बताओ किसी को इस स्टेप में प्रॉब्लम है क्या, तो अभी इसको कैलकुलेट करो कितना है, आसान है यार कैलकुलेशन। और यहां से नीचे 0 करो, इसको इससे काट दो, 3 टाइम्स कटेगा, 3 से 3 काट दो, कितना आएगा 10 की पावर -4 मोल, बोलो 10 की पावर -4 मोल किसका, NaI का, हाँ या ना। चलो भाई यहां तक किसी स्टेप तक कोई समस्या हो तो बताओ पहले, किसी कोई दिक्कत, पीछे आप लोगों को बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ। किसी को भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो कि भाई मैंने कहां से लिख दिया ये, तो तुरंत पूछ ले एकदम, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, मतलब बेशर्म होके पूछो। कोई नहीं पूछ रहा है मतलब सबको आ गया होगा, फिर यहां तक समझ आ गया ना सभी को। चलो अच्छा एक बात बताओ, 10 की पावर 4 मोल NaI में कितने मोल I माइनस,
10 की पावर -4 मोल NaI में कितने मोल I माइनस? अरे यार, 1 मोल NaI में कितने मोल I माइनस होते हैं? इसमें इतना टाइम क्यों लगा रहे हो यार? मैंने सिंपल पूछा है 1 मोल NaI में कितने मोल I माइनस? एक ही मोल होगा ना, तो 10 की पावर -4 मोल NaI में कितने मोल I माइनस के होंगे? हाँ, दैट इज 10 की पावर -4 मोल I माइनस। कोई दिक्कत भाई? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना आपको। NaI का मतलब क्या? Na प्लस I माइनस, NaCl जैसा है बिल्कुल एकदम ये। तो 1 मोल में 1 मोल I माइनस, तो 10 की पावर -4 मोल में 10 की पावर -4 मोल I माइनस। यहां तक कोई दिक्कत आप किसी को? अब हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ I माइनस आयंस चाहिए। 1 मोल में कितने आयंस होते हैं? 1 मोल में कितने आयंस? N नंबर ऑफ आयंस। तो 10 की पावर -4 मोल में कितने आयंस? हाँ, 10 की पावर -4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर आयंस। ये आपका फाइनली आंसर है। चलो भाई निकालो जल्दी से, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 19। यही आपका फाइनल आंसर है। अब बताओ कोई दिक्कत किसी को? तो सबसे पहले हमारे पास एक सॉल्ट दिया गया था, तो सॉल्ट से निकाल लिया कि भाई NaI के कितने मोल आ गए, तो उसका 0.5% करना पड़ेगा हमें, क्योंकि पूरा सॉल्ट में NaI नहीं है, उस पूरे सॉल्ट में 0.5% NaI है खाली। तो ये निकाल लिया, मोल से I माइनस के मोल निकाल लिए, और इससे उसका नंबर निकाल लिया कि कितने आयंस अवेलेबल हैं। चलो अच्छा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को कोई दिक्कत है क्या? 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं हुआ? कैसे पॉसिबल है यार, ये तो हो जाना चाहिए था। The average atomic mass of a mixture containing 79 mole% of 24 mg and remaining 21% mole of 25 mg and 26 mg is 24.31% mole of 26 mg is। देखो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर। पहली बात तो एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है मिक्सर का, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए मिक्सर कंटेनिंग 79 मोल% ऑफ 24 mg। तो एक एक करके इंफॉर्मेशन लिखो जरा पहले, क्या क्या चीजें गिवन है, फिर कुछ समझ में आएगा क्या करना है इसमें। 79 मोल% ऑफ 24 mg, ठीक है, एक चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है बेटा? रिमेनिंग 21 मोल% ऑफ 25 mg, ठीक है, और अच्छा इसमें दोनों चीजें शामिल हैं, हाँ 26 mg भी शामिल है। ओके ठीक है, चलो और कुछ? देखो 21 मोल% ऑफ 25 mg एंड 26 mg, एक तो ये स्टेटमेंट हो गया। ट्वेंटी 21% मोल ऑफ 25 mg, नहीं वो तो ठीक है, वो तो सही है। मतलब ये 21% मोल मतलब आपके हिसाब से किसका दिया है? ये 25 mg का, दोनों का मिलाकर है ये। अच्छा तो 24.31% मोल ऑफ 26 mg इज, ये किस चीज की इंफॉर्मेशन है फिर? ये किससे हुआ है, किसी ने किया सॉल्व इसे?
हाँ अच्छा, तो अगर यार इन दोनों का ये मास है ना, कहने का मतलब ये है कि इसका अलग से दे दिया उन्होंने, फिर ऐसा होगा फिर ये, और इसमें ही दोनों चीजें हैं, मतलब ऐसा कुछ, तो फिर आपको एक को x और एक को 1 - x मान के करना पड़ेगा, और क्या, फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। करके देखो क्या आ रहा है, करो, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, करके देखो। देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, शायद पढ़ने में मिस्टेक कर रहे हैं शायद। रुको रुको रुको, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए मिक्सर कंटेनिंग 79%, ये रिमेनिंग ऑफ इतना इतना, ठीक है, ये समझा अभी मैं क्या है। ये आपको दे रखा है 24.31 जो है ना, ये क्या दे रखा है, दिस इज एवरेज, हाँ एवरेज एटॉमिक मास, हाँ अभी ठीक है, दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 24.31, ये दे रखा है, और आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज मोल ऑफ 26 mg। ठीक है, तो बस अब एक काम करो, इसको x मान लो, इसको 1 - x मान लो, तो अब तो सिंपल ही है ना, अब तो सिंपल ही हो गया, और क्या, देखो ये इसका मोल परसेंट इंटू इसका एटॉमिक मास, ठीक है, और 20, अच्छा हाँ सॉरी 21 - x, तो एक काम करो, आप 100 में से भी मान सकते थे वैसे, कैसे आपने किया, 100 में से माना है क्या, 21 में से ही, तो मतलब x ये कितना, 21 - x, 21 में दोनों चीजें है ना, ये x माना, अच्छा ठीक, वैसे करके देख लो, और ये क्या माना, 21 - x, दिस इज 21 - x, ठीक है, चलो। अच्छा एक बार उल्टा करके देखना, उससे आंसर मैच करता है क्या, नहीं करेगा शायद, आंसर ही मैच नहीं करेगा, आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। चलो अच्छा, इसको x मानो, इसको 21 - x मानो, 21% मोल में पूरा चीज है, तो एक को x मानोगे, एक को 21 - x मानोगे, ठीक है। अब लगाओ एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला, तो वो दे रखा है आपको 24.31, ये, तो बस क्या हो जाएगा, 24 इंटू ये, ठीक है ना, और 21 - x इंटू 25 और प्लस x इंटू 26 अपॉन टोटल मोल परसेंट, दिस इज इक्वल टू 24.31। चलो करके देखो कितना आ रहा है, बताओ। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो सबसे पहले तो एवरेज मोलर मास 24.31, दिस इज इक्वल टू 79 इंटू 24, पहला चीज, प्लस x वाले का कितना है 26, तो 26 इंटू एक्स प्लस 21 - x का कितना है वेट, वो एटॉमिक वेट, अरे 21 - x का कितना है 25 है ना, mg 25, ये mg 25 हो गया, डिवाइडेड बाई 100, अरे 100 ही तो रहेगा ना ओवरऑल, तो इससे x का वैल्यू निकाल लो, तो इससे x का वैल्यू आएगा 10, ठीक है ना, इसी से x का वैल्यू आएगा 10 आपका। तो एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं, आपको क्या दे रखा था इसमें, इसमें 21% में दो चीजें दे रखी थी, एक दे रखा था आपको mg 25, और एक दे रखा था आपको mg 26, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने इसको मान लिया x और इसको मान लिया 21 - x, इस तरीके से करके, और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एवरेज एटॉमिक मास का। समझ में आ रही ना बात, एवरेज एटॉमिक मास, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी यहां से कितना 10, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, पहले बताओ क्वेश्चन नंबर 10 समझ आ गया सभी को, कैसे करना है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है चलो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 का नहीं हुआ,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 11। unknown mass compound contain 8% sulfur by mass, calculate the least molecular weight। तो अगर लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है तो सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए कि कम से कम एक सल्फर तो होगा ही होगा। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, अननोन कंपाउंड में 8% सल्फर बाई मास है, तो अगर हम 100 ग्राम का सैंपल मान के चले तो उसमें कितना है सल्फर, 8 ग्राम है कि नहीं है। तो अगर लीस्ट मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो मतलब मिनिमम कितना सल्फर होना चाहिए, 8, और 1 का मतलब कितना 32, है ना। तो अब ये सोच लो जरा सबसे पहले कि भाई 100 ग्राम में 8 ग्राम सल्फर होगा, 100 ग्राम में 8 ग्राम सल्फर होगा, तो एक ली निकाल लो और फिर ये चेक कर लो कि 32 ग्राम में कितना सल्फर हो सकता है, उसका कितना मास हो सकता है कंपाउंड का, तो वो आ जाएगा निकल के आपका। चलो मैं बता देता हूँ, जिसको समझ में नहीं आया है देख ले। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि 8% सल्फर बाई मास, एक कोई अननोन कंपाउंड है, जिससे नहीं हुआ है वो देख ले जल्दी से। एक बेटा कोई अननोन कंपाउंड है, उसमें 8% सल्फर बाई मास है। ठीक है, अब देखो अगर हम 100 ग्राम का कंपाउंड मान के चलें तो 100 ग्राम कंपाउंड में बोलो बेटा कितना होगा, 8 ग्राम सल्फर। ये समझ में आता है आपको, 8% है ना। अब लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट मतलब एक सल्फर तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब ये चेक करो, इस तरीके से चेक करो आप कि जैसे कि हम ये बोलें कि भाई 8 ग्राम सल्फर अवेलेबल था 100 ग्राम कंपाउंड में, है ना, तो 1 ग्राम सल्फर कितने में अवेलेबल होगा, बोलो 100/8 में, बोलो सही है। तो एक मिनिमम होना चाहिए, तो 32 ग्राम सल्फर कितने में अवेलेबल होगा, 100/8 इंटू 32 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, तो 400 मिनिमम आ गया। अब ऐसा मॉलिक्यूलर वेट बता जिसमें 4 एटम हो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना उसको और क्या सीधा, तो कितना आ जाएगा 1600, दैट इज सी ऑप्शन। समझ में आ गया अभी, चलो अच्छा ठीक है, तो ये हो गया, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कितने लोगों से हो गया, बस एक से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 वो भी अच्छा क्वेश्चन है काफी, चलो मैं बताता हूं। मतलब ये जो मैं दे रहा हूं इसमें ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है इन कंपैरिजन टू जो मैंने पहले दिया है, इसमें ज्यादा सोचना पड़ रहा है आपको। ठीक है, चलो यही दूंगा फिर आगे। मैंने 3 सोर्स दिए आपको, एक तो अपना बुकलेट दिया, वो तो कराना ही है मुझे, फिर मैंने आरसीएम दिया, तो आरसीएम में भी कुछ क्वेश्चन सही लगे, लेकिन फिर ये वाला बुकलेट ज्यादा अच्छा है। चलो भाई नोट करो जल्दी, फिर क्वेश्चन नंबर 12 बताता हूं आपको, किया नोट, चलो अच्छा। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है जो जिसको हीट किया गया है, और हीट करने के बाद वो 55.9% वेट का लॉस कर देता है, यही है ना। तो चलो मैं बताता हूं क्या है इसका मतलब। Na2SO4 डॉट NH2O ये दे रखा है, देखो ये है हाइड्रेटेड सॉल्ट, इसे अपन बोलते हैं क्या, हाइड्रेटेड सॉल्ट, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शायद आपने सुना हो कभी। जब हम इसको गर्म करते हैं ना, कभी भी ऐसा दुनिया का कोई भी सॉल्ट जो अपने आप में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखता है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो सबसे पहले ये वाटर के मॉलिक्यूल निकल के बाहर निकल जाते हैं, मतलब बाहर चले जाते हैं, तो क्या बचेगा बेटा Na2SO4 और साथ में NH2O। क्योंकि जब किसी चीज को गर्म करोगे तो बेटा वो वाटर जो वहां पर लगा हुआ है वो तो वेपराइज होकर बाहर निकल जाएगा ना, तो हम इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड का मतलब क्या है बेटा, हाइड्रेटेड मतलब समझते हैं वाटर के साथ, हाइड्रेटेड, हाइड्रा मतलब वाटर, ये है हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब यहां से बेटा ये गर्म करने के बाद इससे वाटर तो बाहर जा चुका है, तो क्या बचा खाली Na2SO4, क्या इसमें अब वाटर है, नहीं है, तो इस टाइप के सॉल्ट को बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। क्या बोलते हैं बेटा, एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, चलो अच्छा, अब तुम ये सोचो, ये बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर सॉल्ट को गर्म करने पर 55.9% वेट का लॉस हुआ, तो एक बात सोचो खुद से, वेट का लॉस किसकी वजह से हुआ है, देख के बताओ, वाटर के निकल जाने की वजह से, है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम इसका मोल परसेंट निकाल लें
अगर हम इसका मोल परसेंट निकाल लें तो वो किसके बराबर होगा? 55.9 के। सॉल्व हो गया, सिंपल है। तो चलो जरा इसको नोट करो, फिर पूरा कर देता हूं। चलो भाई जल्दी नोट किया आपने इसको? हाँ नोट कर लो, फिर वो भी बचा कुचा पार्ट भी कर देता हूं मैं, ये नीचे कर देता हूं। अच्छा क्या? हाँ परसेंटेज मास निकाल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको कितना, हाँ वेट लॉस इन वेट दे रखा है ना, तो उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ बेटा, सबसे पहले कितने नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल यहां पर हैं? n है ना, तो n इंटू एक वाटर के मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है? 18, तो n इंटू 18। क्या इस पूरे में 18n के बराबर वाटर के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं? डिवाइडेड बाई टोटल। अगर किसी एक चीज का परसेंट निकालते हो कैसे निकालते हैं? उसका डिवाइडेड बाई टोटल का। तो इसका वाटर का कितना था? 18n डिवाइडेड बाई टोटल का, बताओ कितना होगा? 142 प्लस 18n है ना, और मल्टीप्लाइड बाई कितना? 100। ये परसेंटेज में दिस क्वांटिटी इक्वल टू 55.9 है ना। तो अब इससे n का वैल्यू बताओ कितना आएगा? 10 आ गया क्या? तो उससे बेटा इससे n का वैल्यू आ जाएगा 10। तो फॉर्मूला बन जाएगा Na2SO4.10H2O। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 क्लास इलस्ट्रेशन है, क्लास में बताया था इंसुलिन वाला फॉर्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 15, ये भी क्लास इलस्ट्रेशन है। सिल्वर कार्बोनेट को गर्म करने वाला बताया था मैंने आपको। सिल्वर कार्बोनेट को गर्म करने पर Ag, पहले Ag2O बनता है और फिर वो भी फर्दर Ag में कन्वर्ट हो जाता है, तो ब्लैक कलर का रेसिड्यू मिलता है, मैंने आपको बताया था। क्लास इलस्ट्रेशन है बेटा, ये क्लास नोट्स में ही है शामिल। चलो अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 में कोई डाउट है किसी को? 15 सॉल्व नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, 15 बता देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा। चलो बेटा देखो जरा, ये हटा दें, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। चलो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बेटा आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो रिएक्शन ऑलरेडी मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि Ag2CO3 को गर्म करने पर क्या बनता है? ट्वाइस Ag प्लस CO2 प्लस हाफ O2। ठीक है, ये रिएक्शन आपने लिखा। ठीक, अब एक बात बताओ, सबसे पहले तुम कर दो यहाँ पे सबसे पहले मोल मोल एनालिसिस। तो मोल मोल एनालिसिस से क्या पता लग रहा है बताओ? एक मोल Ag2CO3 से बोलो कितना Ag मिलता है? 2 मोल Ag मिलता है। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? अब कर दो मास मास एनालिसिस। तो एक मोल Ag2CO3 का वेट कितना होता है? 276 ग्राम। ये निकाल लेंगे ना बेटा, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके 276 ग्राम Ag2CO3 में 2 मोल Ag का वेट 216, 216 ग्राम Ag। ठीक है ना? बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ये कैसे निकाला, समझ में आ रहा है आपको? ये फॉर्मूला अगर देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है ना, मोल 2 दे रखे हैं, वेट चाहिए, और मोलर मास Ag का उठा के यहां रख देना, आ जाएगा। तो ये आ गया, मास मास एनालिसिस हो गया। ठीक है, अब कितने में पूछ रहा है आपसे? 2.76 में पूछ रहा है ना। पढ़ो क्वेश्चन, 2.76 में, तो इतने से इतना है, तो 1 ग्राम से कितना होगा? 216 अपॉन 276 है ना। तो बताओ 2.6 से 2 पॉइंट कितना है? 76 से कितना होगा? तो 216 अपॉन 276 इंटू 2.76। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं हुआ? अरे यार थोड़ा तेज बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, 17 नहीं हुआ। What mass of HNO3 is needed
मैं बताता हूं क्यों नहीं हुआ आपसे। शायद आपने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया। किया? फिर क्यों नहीं हुआ यार? बैलेंस किया? अच्छा, है तो स्टैचोमेट्री की सिंपल प्रॉब्लम ये तो। व्हाट मास ऑफ HNO3 इज नीडेड टू कन्वर्ट 5 ग्राम ऑफ आयोडीन इनटू आयोडिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। चलो अच्छा ठीक है, बताओ इसमें मास मास एनालिसिस करने पर क्या आया, या मोल मोल से बताओ। सबसे पहले मोल निकालो। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, रिएक्शन बैलेंस करो। क्या आएगा? I2 प्लस कितना HNO3 आ रहा है? 10 HNO3 गिव्स 2 HiO3 प्लस 10 NO2 प्लस 4H2। ये तो बैलेंस रिएक्शन आपका होगा, चलेगा। चलो अब एक काम करो, मोल्स ऑफ आयोडीन निकालो। बोलो कितना आएगा? गिवन मास कितना है? मोलर मास कितना होता है I2 का? एक आयोडीन का कितना होता है? 127। तो दो का कितना होगा? 254। 254, ये इसका मोल आ गया। ठीक है, अब निकालो बेटा। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले यहां पर क्या है, जैसे कि मोल्स ऑफ I2 आपका आ गया 5/254। और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या आपको? बोलो इसके अलावा। 5 ग्राम आयोडीन इंटू आयोडिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ऑफ व्हाट मास ऑफ HNO3 इज नीडेड। देखो जरा ध्यान से सुनना आप जरा। अगर हम 1 मोल आयोडीन लेते हैं तो उससे कितना HNO3 कंज्यूम होता है? अच्छा ठीक है, चलो एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है? पहले तो ये पता करो, क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है? ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला था, जब केवल एक के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ करो, और जब दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो, मतलब हर एक रिएक्टेंट के बारे में कुछ ना कुछ दे रखा हो, तो फिर वो प्रॉब्लम LR की बन जाती है। लेकिन आपको पता है बेटा, आपको इसके बारे में गिवन है, इसके बारे में कुछ भी नहीं गिवन है, तो एक रिएक्टेंट गिवन है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ करना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब 1 मोल I2 लेते हैं तो कितना मोल HNO3 कंज्यूम होता है? 10 मोल कंज्यूम होता है। कोई दिक्कत? तो इतने मोल से कितना कंज्यूम होगा बताओ। हाँ, तो अपन क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ HNO3 कंज्यूम कितना हो जाएगा? 5/254 इंटू 10। ये मोल आ गया, से मास निकाल लो, आंसर आ गया। तो में आ गई बात। तो HNO3 का वो कितना है मॉलिक्यूलर वेट? 63। अब कैलकुलेट करके देख लो, आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट आपका। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन था, ये बस समझना था खाली, बस ये प्रॉब्लम LR की नहीं है, ये सिंपल प्रॉब्लम है एकदम, जिसमें एक के बारे में इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो 1 मोल I2 से 10 मोल HNO3 कंज्यूम होता है, तो इतने मोल से कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाई 10 और मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास से उसका मास आ जाएगा। तो बताओ बेटा कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पर? कितना? 12.4। ठीक है, सही है, 12.4 करेक्ट, ए ऑप्शन। तो ये आ जाएगा 12.4 ग्राम। सबको समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये प्रॉब्लम LR का है, क्योंकि दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, तो LR से करेंगे अब इसको। क्वेश्चन नंबर 19, ये प्रॉब्लम किसका है, LR का कि नॉर्मल? पहचानो जल्दी।
क्वेश्चन नंबर 19 नॉर्मली है ना, ठीक है, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 20 एलआर का प्रॉब्लम है, रिएक्शन लिख लेंगे, NO प्लस O2 गिव्स NO2 और वहां से बैलेंस करके निकाल लेना एलआर से। क्वेश्चन नंबर 21 नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, वही सबसे डिफिकल्ट टास्क है, वही सबसे डिफिकल्ट टास्क है। कितने लोग बैलेंस करके लाए हैं बताओ? हुआ बैलेंस? चलो मैं बताता हूं क्या है रिएक्शन आफ्टर बैलेंसिंग। ये है 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 gives K2SO4 प्लस अब कर लोगे क्या? अभी नहीं कर पाओगे? किसका प्रॉब्लम है? एलआर का है क्या? नॉर्मल है? देखो, अरे भाई ये तो सिंपल प्रॉब्लम है। 48 ग्राम में पहले मोल निकाल लो, ठीक है ना। हाउ मेनी ग्राम प्योर KMnO4 शुड बी हीटेड with H2SO4 to produce 48 ग्राम O2। तो 48 ग्राम O2 प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो स्टैचोमेट्री से कर लेना आप लोग सिंपल, और क्या मतलब। ऐसे देखो 5/2 मोल O2 प्रोड्यूस होता है 2 मोल KMnO4 से, ठीक है। 5/2 मोल O2 प्रोड्यूस होता है 2 मोल KMnO4 से। तो 1 मोल O2 कितने से प्रोड्यूस होगा, ये निकाल सकते हो। तो 48 ग्राम में जितना मोल आएगा उससे निकाल लेना कितना होगा, वही आंसर है। अभी भी नहीं समझा? समझ गए ना, उल्टा करना है। आपसे बोल रहा है कि 48 ग्राम O2 प्रोड्यूस होता है कितने ग्राम KMnO4 से। तो स्टैचोमेट्री देखो, 5/2 मोल O2 प्रोड्यूस होता है 2 मोल KMnO4 से, ठीक है। तो 1 मोल कितने से होगा निकाल सकते हैं उसमें। तो 48 ग्राम में पहले मोल निकाल लो, तो उस उतने मोल से कितना होगा, वही आपका फाइनली आंसर है। करके दिखा दूं क्या पूरा? चलो देख लो, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ। तो देखो 5/2 मोल O2 प्रोड्यूस होता है 2 मोल KMnO4 से। बेटा फाइट करना पड़ेगा आपको खुद से, ऐसा नहीं होगा। 1 मोल O2 2/1 × 2/5 दैट इज 4/5, सही है, इससे हो जाएगा, ठीक। अब बताओ ये 48 ग्राम O2 में कितने मोल आ रहे हैं? 48 ग्राम O2 में बोलो बेटा कितना O2 आ रहा है? गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज 48/32। तो 48/32 मोल O2 से 4/5 × 48/32 हो गया। तो ये क्या आ गए? ये आ गए कितने मोल किसके? KMnO4 के। आपको क्या निकालना था? मोल की वेट चाहिए ना। तो इस मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? KMnO4 के मोलर मास से, तो आंसर आ जाएगा फाइनली, ठीक है। चलो तो ये हो गया, कंप्लीट हो गया डिस्कशन पूरा, ठीक है। इसके बावजूद भी किसी को डाउट है तो वो क्लास के बाद आके पूछेगा तुरंत, ठीक। अभी मैं हूं आधा घंटे तक, तो क्लास के तुरंत बाद आना पड़ेगा आपको। चलो अच्छा ठीक है, निकालो नोट्स निकालिए। नोट्स निकालो। क्या पढ़ रहे थे कल? मिक्सर एनालिसिस। चलो बेटा कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं, अभी 5 मिनट तो वहीं फिलहाल हमारे पास। देखो सबसे पहला पॉइंट नोट करो। सबसे पहला पॉइंट है एल्कली मेटल। बताओ बेटा कौन कौन से एल्कली मेटल होते हैं हमारे पास? जो हम लोगों ने कल हेडिंग डाला था उसी में पहला पॉइंट है ये। बताओ एल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं?
हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन का भी प्लेस जो है ना अनसर्टेन है काफी, उसको 17 ग्रुप में भी रखते हैं, इसमें भी रखते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी 17 ग्रुप के साथ ज्यादा मैच करती है क्योंकि वो मेटल नहीं है ना बेटा, और ये एल्कली मेटल मेटल्स हैं, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी कभी भी नॉन मेटल के साथ मैच नहीं कर सकती, और जो 17 ग्रुप के जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल है, तो उसके साथ ज्यादा सिमिलरिटी मैच करती है, इसीलिए हम उसको वहीं पर ही मानते हैं, उसका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। चलो ये हो गया। दूसरा बेटा बताओ एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से होते हैं? ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, लिखो बेटा, ऑल एल्कली मेटल carbonate are thermally stable and do not decompose on heating except Li2CO3 solid। लिखो बेटा पॉइंट ये, लिखा क्या? जितने भी एल्कली मेटल के कार्बोनेट होते हैं, जैसे कि लिथियम का कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? Li2CO3, सोडियम के कार्बोनेट का क्या होगा? Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, इस तरीके से होगा। जितने भी एल्कली मेटल के कार्बोनेट होते हैं दे आर थर्मली स्टेबल, इसका मतलब ये होता है इनको गर्म करने पर कुछ नहीं होता। अगर कोई चीज थर्मली स्टेबल है इसका मतलब क्या है? गर्म करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन, केवल लिथियम के कार्बोनेट को छोड़कर। तो एल्कली मेटल में लिथियम के कार्बोनेट को छोड़कर बाकी जितने भी कार्बोनेट होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? थर्मली स्टेबल होते हैं। समझ में आ रही बात? तो Li2CO3 बेटा क्या होगा? थर्मली अनस्टेबल, इसका मतलब इसको गर्म करने पर ये टूट जाता होगा, तो हमें रिएक्शन देखना पड़ेगा कि ये गर्म करने पर किस पार्ट में टूटेगा। तो यहां तक लिखा आपने? चलो देखो जरा क्या होगा, उसी पॉइंट में ऐड करिएगा कि अगर अपन Li2CO3 सॉलिड को गर्म करें, हीट करें, तो ये टूट जाता है Li2O में प्लस CO2 गैस में। लेकिन अगर रेस्ट अदर हमारे पास अगर कार्बोनेट है, यहां पर M क्या क्या हो सकता है लिथियम को छोड़कर? ये सब, ठीक है ना? तो इनको गर्म अगर हम करें तो नो इफेक्ट। ये याद करना है आपको अच्छे से, इसका यूज होता है मिक्सर एनालिसिस में। कितने पॉइंट हो गए? 3 ना? ठीक है, पॉइंट नंबर लिखो 4, लिख लो, ऑल alkaline earth metal carbonate, all alkaline earth metal carbonate on heating, all alkaline earth metal carbonate on heating gives metal oxide along with CO2, मेटल ऑक्साइड along with CO2, ठीक है ना? चलो अच्छा, तो कल हम लोग उसके रिएक्शन देखेंगे फिर। आपको हो गया ना?